हेलो गाइस, आज हम लोग एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अगर डिस्टर्ब कर जाती है हमारी बॉडी में तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उससे पहले जानते हैं कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि सारे के सारे वाइटल फंक्शन होता रहे। हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन करता रहे, मसल्स अपनी प्रॉपर फंक्शन करती रहे, लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन करता रहे, इवन ब्रेन, मतलब इन सबको प्रॉपर फंक्शन और हमारे बॉडी में जितनी फ्लूइड्स चाहिए, जितना ब्लड चाहिए, जितनी वाटर चाहिए, वो सारा मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अगर उसमें डिस्टर्बेंस आती है, उसमें कुछ इम्बैलेंस आती है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें टर्म आता है हीमोस्टैटिस। ठीक है, हीमोस्टैटिस होती है कि मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसमें हमारी वाटर चाहिए, हमारा ब्लड चाहिए 5 लीटर अप्रॉक्स, कितना सोडियम चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, वो एक लेवल चाहिए, एक रेंज होती है। उस रेंज में अगर हमारा बॉडी के अंदर मेंटेन है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेमोस्टैटिस। ठीक है, विच कंटिन्यू द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और अगर वो मेंटेन है, एक लेवल मेंटेन है हर चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स का हमारी बॉडी में, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन हमारे बॉडी का चलता रहता है। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस आता है, डिस्टर्बेंस आता है, तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। ठीक है, आवर बॉडी मेड ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। हमारे बॉडी जो है मोस्टली किस चीज़ से बना हुआ है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम लोग वाटर का देखेंगे, तो वाटर कितना 60%, एडल्ट में लगभग 60% चाहिए, जितना अगर उसका बॉडी वेट है, अगर 100 kg अगर उसका बॉडी वेट है तो 60 kg जो होगा उसमें लगभग वाटर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इन्फेंट में 80% होता है, जितना उसकी बॉडी वेट हो उससे 80% जो होता है वो वाटर होता है। अब वाटर जो है फ्लूइड एक तरीके का, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर हो गया कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर। तो इंट्रासेलुलर सबसे ज़्यादा, इंट्रासेलुलर क्योंकि हमारे बॉडी जो होता है पूरा सेल से ही मिल के बना रहता है, तो पूरे सेल में कितनी पानी होती है? 2/3। जितना टोटल वाटर है हमारी बॉडी में, उसका 2/3 जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, और 1/3 जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? ब्लड आ जाएगा। सेल से बाहर क्या क्या चीज़ होती है? ब्लड होती है, प्लाज्मा होती है, लिम्फ होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है, मेजेंकाइमल टिश्यू वगैरह में, जैसे कि मेजेंकाइमल टिश्यू वगैरह, बोन मैरो वगैरह में साइनोवियल फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हो गए जो सेल के बाहर फ्लूइड्स हैं, ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा। ठीक है, मेजेंकाइमल टिश्यू में जो फ्लूइड्स रहते हैं वो सारी चीज़ें। इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक होम्योस्टैटिस को मेंटेन रखता है, हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, इवन हमारी ऑस्मोलरिटी भी मेंटेन रखता है। हम लोग किडनी में भी पढ़े होंगे कि ऑस्मोलरिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड करती है। अगर हमारे बॉडी में सोडियम का रिटेंशन हो रहा है तो वहाँ पे वाटर का भी रिटेंशन होगा, यानी हमारी जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है वो कहीं ना कहीं हमारी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड, मतलब बॉडी ऑफ फ्लूइड भी उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में जो होगा वाटर रिटेंशन भी होगा। वाटर रिटेंशन का मतलब कि वाटर लेवल भी इंक्रीज करेगा, फ्लूइड लेवल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन करती है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस H+, ठीक है, HCO3-, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे ब्लड में होती है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। हमारे स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं तो कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी के लिए। हम लोग वहाँ न्यूरोमस्कुलर जब चैप्टर पढ़े होंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो हम लोग देखे होंगे कि वहाँ कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब कैल्शियम रिलीज होती है तभी जाके हमारा मसल्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिन साइड पे वो जाके ऐड होता है, जिसकी वजह से एक्टिन साइड पे नहीं, सॉरी, ट्रोपोनिन पे ऐड होता है, जहाँ से वो मायोसिन साइड जो होती है ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है मसल्स में, जो कि आप लोग एनाटॉमी फिजियो में पढ़ेंगे। तो कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में।
अब ईच एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन डिफरेंट, मतलब हमारे जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। जैसे इंट्रा सेलुलर में होता है कि K+ यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा, जबकि वही एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम बहुत ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन जो होता है बाहर का, सेल के अंदर का और सेल के बाहर का, दोनों डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, अगर सेम होता तो सेल में कभी भी मतलब लाइसिस नहीं होता, कभी भी सेल का मतलब एक नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहता। तो ये चीज़ एक कंसंट्रेशन डिफरेंस रहती है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट ना रहे तो मसल्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वो भी जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इम्बैलेंस, अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें होती है, नहीं सॉरी, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस क्या होती है। ठीक है, तो बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब, वाटर का अगर बैलेंस हम लोग देखें तो जितना हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हम जितना ले रहे हैं पानी, ठीक है, जितना हम पानी ले रहे हैं और हमारा बॉडी उसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक एक बैलेंस बना हुआ है कि उसी के हिसाब से पानी हमारे बॉडी से बाहर भी निकल रहा है। जैसे किडनी से बाहर निकलता है पानी यूरिन के थ्रू, लंग्स से जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी वेपर्स के रूप में पानी निकलता है, स्वेट ग्लैंड से पसीने के थ्रू निकलता है, जीआई ट्रैक से हो गया कि फिसेज के थ्रू निकलता है। ठीक है, पानी निकलता है। तो जितना हमारे बॉडी से पानी निकल रहा है और जितना पानी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हम पानी ले रहे हैं, तो उसके बीच में अगर एक बैलेंस बना हुआ है तो फ्लूइड का बैलेंस बना रहेगा बॉडी में। ये नहीं कि हम लोग पानी कम ले रहे हैं और डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक इम्बैलेंस हो शो करता है। ठीक है, या फिर हम पानी बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा है, यानी किडनी फेलुअर वगैरह के एड्रीनल फेलुअर हो जाते हैं, हमारी बॉडी से जब प्रॉपर वाटर बाहर नहीं निकलता है, फ्लूइड बाहर नहीं निकलता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि हम पानी तो ले रहे हैं और हमारे बॉडी से वो बाहर निकल नहीं रहा है, तो हमारे बॉडी में ही कहीं ना कहीं रहेगा ना। तो उसमें क्या हो जाता है, रीनल फेलुअर वगैरह केस में पेशेंट को आपने देखा होगा, हॉस्पिटल जाते होंगे तो उनमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पूरे लिम्स वगैरह में हर जगह बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सेल वॉल एंड कैपिलरी इंडोथेलियम इंटायरली परमिएबल, जो सेल वॉल होता है और कैपिलरी मतलब वेसल्स, ठीक है, इसका जो इंडोथेलियम सेल्स होता है, ये जो होता है कि इंटायरली पूरी तरह से परमिएबल होता है वाटर के लिए, यानी वाटर आ सकता है, जा सकता है, वाटर के लिए फुली परमिएबल होता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सेल को जो चीज़ें चाहिए वो अंदर जाएगा, सेल को जो चीज़ें नहीं चाहिए वो सेल से बाहर आ जाएगा, मतलब सेलेक्टेड होता है। ये नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, अगर ये भी परमिएबल होता, कंप्लीटली परमिएबल होता, सोडियम पूरा अंदर घुसते रहता, लेकिन नहीं, सेल को सोडियम ज़्यादा नहीं चाहिए, सेल को ज़्यादा पोटेशियम चाहिए इनवर्ड में, तो पोटेशियम ज़्यादा अंदर आता है, ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो सेलेक्टिवली सेलेक्टेड है कि क्या चीज़ें अंदर जाएगी और क्या चीज़ें बाहर आएगी। ठीक है, अब नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज, इसे देखते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन वैस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल ये वेसल्स हो गई और यहाँ पे सेल्स वगैरह हो गए, और ये हो गया उसका इंटरस्टिशियल स्पेस, इधर सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, सेल्स हो गया, और सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, और ये हो गया वैस्कुलर। ठीक है, तो इसमें दो प्रेशर काम करता है। ठीक है, नॉर्मल फ्लूइड का एक्सचेंज के लिए मान लेते हैं यहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज होना है तो दो प्रेशर काम करता है, वेसल से और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो एक्सचेंज होने वाला, मतलब यहाँ से फ्लूइड यहाँ पे जाएगा वेसल्स में, या फिर वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, तो यहाँ पे दो प्रेशर काम करता है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो होती है उसमें कोलोइड्स जो रहते हैं क्रिस्टलोइड्स रहते हैं, मतलब प्लाज्मा में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, फिब्रोजेन, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स रहते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, एल्बुमिन, ठीक है, फाइब्रोजेन, ठीक है, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये सारे 3 प्रोटीन होता है, और भी कई सारे प्रोटीन होते हैं। तो इन प्रोटीन की वजह से, या फिर हमारे प्लाज्मा में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, H+ होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जो पार्टिकल फॉर्म में रहता है, उसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है,
और वहीं अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखें तो ये फ्लूइड्स की वजह से यानी वाटर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ रहे हो? ये अगर मान लेते हैं हमारा ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में यहाँ पे फ्लूइड भी रहेगा, ठीक है, ये सारा फ्लूइड हो गया, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स का प्रोटीन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो जो प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फोर्स लगेगा वो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। जो यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, जो यहाँ पे फ्लूइड है उसकी वजह से अगर प्रेशर लगेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब मान लेते हैं कि आर्टीरियल एंड, अब ब्लड का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, फ्लूइड का एक्सचेंज कैसे होता है हमारी बॉडी में। जैसे आर्टीरियल एंड हो गया, मतलब कि यहाँ पे अगर बहुत सारा सेल है, ठीक है, बहुत सारा सेल है, तो अगर आर्टरी है, आर्टरी का सबसे छोटा पार्ट को आर्टीरियल बोलते हैं, तो वहाँ पे अब क्या होगा कि उस जगह पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि इस वेसल में फ्लूइड का कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड ज़्यादा है, ज़्यादा है, फ्लूइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से फ्लूइड जो होगा बाहर निकलेगा, यानी सेल के पास जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी से कभी भी क्या होता है कि सेल के पास जाता है, आर्टरी से कभी भी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है तो अगर आर्टरी पार्ट है तो ब्लड को सेल तक ले जाता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे क्या होगा कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अधिक है यानी फ्लूइड का प्रेशर अधिक है तो वहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है कि क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एल्बुमिन वगैरह कम रहते हैं, क्योंकि उसको वो कम रहते हैं, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं वेन्स एंड पे देखेंगे, जब वेन्यूल्स रहेंगे वेन एंड पे देखेंगे तो वेन्स एंड पे क्या होता है कि प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल है तो सेल बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है ना, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, वेस्टेज रहता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा क्या है, वेस्टेज वगैरह है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वेन्स में क्या है कि यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर कंटेनर है, 2 कंटेनर हो गया, इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, फ्लूइड भी है, ठीक है, फ्लूइड भी है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, फ्लूइड है ज़्यादा, तो किधर से किधर पास करेगा, इससे इधर पास करेगा, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे अगर पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्लूइड कम है, तो क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूइड होगा वो वेन में इंटर करेगा, ठीक है। तो ये होती है वेन्यूल्स एंड पे, समझ रहे हो, या इस तरह से मूवमेंट होती है। आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाती हूँ, ठीक है, आप लोग देखो एक पेज में, देखो एक इस पेज पे 2 चीज़ें थी, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, ये बहुत सारा सेल है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे हुआ आर्टरी, यहाँ पे क्या हो गया आर्टरी, और यहाँ पे क्या हो गया वेन, ठीक है, ये क्या हो गया वेन हो गया यानी वेन्यूल्स, ठीक है, और ये क्या हो गया आर्टरियोल्स हो गया, आर्टरियोल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड है, ठीक है, इसमें ऑन्कोटिक प्रेशर कम रहेगा, यानी इसमें सॉल्यूट पार्ट, इसमें सॉल्यूट जो होंगे कम होंगे और वहीं फ्लूइड जो होगा वो ज़्यादा होगा, फ्लूइड होगा ज़्यादा होगा। एरो से समझिए, एरो डाउनवर्ड्स का मतलब कम है और एरो अपवर्ड्स का मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है, और सॉल्यूट की वजह से कौन सा प्रेशर लग रहा था ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर सॉल्यूट की वजह से लग रहा था, सॉल्यूट कम है तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कर जाएगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कम होगा, ठीक है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। तो जब इसे फ्लूइड ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट कम है तो यहाँ से क्या होगा फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल गया तो यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट
फ्लूइड इंक्रीज कर गया, ठीक है, फ्लूइड इंक्रीज कर गया। यहाँ से जब फ्लूइड आया तो फ्लूइड तो इंक्रीज कर गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये कौन सा है? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट जो हो गया वो इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्यूट्स अगर ज़्यादा है यहाँ पे, सॉल्यूट्स इंक्रीजेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड कम है, यहाँ पे जो होता है फ्लूइड कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा फ्लूइड ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि वाटर इधर की तरफ, फ्लूइड किधर मूव करेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा। अब ये क्यों हो रहा है, अब ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि दो कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। तो इस कंटेनर में इतना पानी है, इसमें भी इतना ही है, ठीक है, दोनों में लगभग सेम, लेकिन इसमें सॉल्यूट का पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, और दोनों में लगभग सेम वाटर। तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, फ्लूइड का मूवमेंट इधर से इधर होगा, कि जिस साइड में फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से लेके कम फ्लूइड कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है, तो ठीक उसी तरह फ्लूइड कहाँ से कहाँ इंटर होगा, सॉल्यूट साइड में, ठीक है। ठीक इसी तरह सारा मैकेनिज्म होती है हमारे बॉडी में कि किस तरह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट होती है सेल से आर्टरी वॉल्स और वेन्स में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।